स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारा आज का सेशन 5वां है, आज 5वां क्लास है मैथ का, और कल के क्लास में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक देखे थे, 1 से लेकर 35 तक। जो आपका 4 क्लास चला उसमें 35 तक चला है, और आज आपका चलेगा 35 के बाद। ठीक है, देखिए हमारा कहना बस ये है आप लोगों से कि डेली जो है आप कंटिन्यूटी के साथ 2 घंटा या 3 घंटा निकालिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, तब कुछ कर पाना संभव है। नहीं तो आप एग्ज़ाम जब आते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखते हैं कि फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम का डेट आ गया, तब पढ़ना शुरू करेंगे। फिर किसी सर के पास जाएंगे, सर हमको पढ़ना है, तैयारी करना है, फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, तो वो महीना 2 महीना आप मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सीरियसली कुछ करना चाह रहे हैं कि नहीं हमको कुछ करना है, कहीं सिलेक्शन लेना है ना, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तब आपको कंटिन्यू आपको 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के, तब कुछ हो पाना संभव है। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आजकल बच्चे सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में छट जाते हैं, पॉइंट नंबर से छट जाएंगे। ठीक है, और अभी जो तैयारी करना शुरू किया है वो कंटिन्यू रहिए। बस हमारा बस इतना ही कहना कि आप कंटिन्यूटी के साथ तैयारी कीजिए, कंटिन्यू रहिए पढ़ाई में। आप जितना समय आपको मिल पाता है पढ़ने के लिए, 2 घंटा 3 घंटा अपना निकालिए। ठीक है, और उसमें पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए और कंटिन्यू रहिए। बस हमारा यही कहना है कि आप कंटिन्यू रहिए, आपका सिलेक्शन भी एक ना एक दिन हो जाएगा। जैसे बाकी बच्चों का हो रहा है, आप लोग का भी एक सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, जिन बच्चों ने पहला क्लास नहीं देखा है वो अपना पहला क्लास देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर तब आके 5वां क्लास देखें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करें। जो मन में डाउट है वो डाउट कमेंट में पूछ लें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें, नए बच्चे के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तब आते हैं आपका आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज जो है आपका सवाल चलेगा 36, और शायद ये 36 नंबर सवाल आप लोग को बोले थे बनाने के लिए कि आप बनाइए सवाल नंबर 36 को। जिन बच्चों ने बना लिए हैं ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनके लिए हम बोर्ड पे बताते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे इसको सोल्व करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे बोला गया है आपसे कि रीता के जो आय हैं रीचा की आय से 15% कम है। यहाँ लिखते हैं रीता और यहाँ लिखते हैं रीचा। ठीक है, रीताज इनकम इज 50% लेस देन द रीचाज इनकम। बाई व्हाट परसेंट इज रीचाज इनकम मोर देन रीता इनकम। इसके बारे में चर्चा कल पिछले क्लास में भी किए थे। वो करना क्या है, देखिए रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, तो आप रीचा की आय को मान लीजिए 100। रीता की आय 15% कम है तो आप इसको 85 कर लीजिए। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पर भी परसेंटेज को काट के छोटा कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे आप काटिएगा तो ये कटेगा 17 × 5 = 85 और कटेगा ये 20 × 25। तो सवाल ये पूछा है कि बताइए कि रीता की आय जो है रीचा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। रीचा की आय रीता की आय से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ लिखा है सर 3 ज़्यादा है। क्यों 3 ज़्यादा है? क्योंकि रीता की आय अनुपात में आया है 17 रेशियो में, और रीचा की आया है रेशियो में 20। तो 17 से आपका 3 ज़्यादा है रीचा की आय। तो बोलेंगे आपसे कि आपसे निकालना है कि कितना प्रतिशत अधिक है, आपको निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना होगा तो आप बोलेंगे सर वृद्धि के लिए 3, वृद्धि हुआ है 3, प्रतिशत के लिए 100। और पिछले क्लास में समझाया थी कि वृद्धि परसेंट की तुलना होता है छोटा से और कमी परसेंट की तुलना होता है बड़ा से। आपका यहाँ पर 2 कंडीशन बन के आता है, वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट। सवाल में यही पूछता है कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए हम एक बताए थे पॉइंट कि वृद्धि परसेंट की तुलना छोटा से, कमी परसेंट की तुलना बड़ा से, क्योंकि बड़ा और छोटा का कॉम्बिनेशन देखना है। जहाँ भी रहेगा बड़ा वहाँ पर रहेगा छोटा भी। ठीक है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट की तुलना छोटा से कर, इस दोनों में छोटा कौन है तो 17। तो लिख देंगे यहाँ पर
300/17। अब रहा बात कि सर इसको फ्रैक्शन में कैसे करें, तो आप देखिए यहाँ पर अंतिम अंक कितना है, 0, 0 देखना है, कहीं पाना चाहिए। 7 49, 49 और 1 50, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, ठीक है। 7 5 35, 35 और 1 36, ये नहीं आएगा। 7 चौके 28, 28 और 11, 28 और 1 29, ये भी इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा। 7 छक्के 42, 42 और 1 43, 43 का इकाई अंक 3, ये भी नहीं आएगा। तो एक इकाई अंक 0 आने का बस एक ही कंडीशन, 7 7 49, 9 9 1 10, ये आपका आ जाएगा 17.11/17%, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं। और ये सवाल आपका पूछा गया था SSC CHSL में, 2020 का सवाल है और शिफ्ट 3 है। इसका एक तरीका और भी है कि अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो बस थोड़ा सा करेंगे। और करना क्या था इसमें कि हम बताए थे कल भी कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि अगर एक का इनकम बढ़ता है तो दूसरे का इनकम घटेगा, ठीक है। अगर एक का इनकम घटेगा तो दूसरे का इनकम बढ़ेगा, ठीक है। हम ऐसे लिखे थे आपका कि जो भी अगर A और B है या X और Y है, ठीक है, अगर X का इनकम हम बढ़ाते हैं तो Y का इनकम कम होगा, X का इनकम हम घटाते हैं तो Y का इनकम बढ़ेगा, ठीक। दोनों एक दूसरे पर क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ बोला कि रीचा की आय से 15% कम है, तो लिखते हैं यहाँ पर रीता है, रीता, और ये है हमारा रीचा। रीता की आय रीचा से 15% कम है, तो रीता की आय कम है, 15% कम है, तो 15% कम लिखेंगे -15, कमी के लिए माइनस इंडिकेट करते हैं, 15/100 काटिएगा आप यहाँ से तो 3 × 15 कटेगा और यहाँ कटेगा आपका 20/100, मतलब आया कितना -3/20। अब हम ये कल भी बताए थे कि जितना कमेगा आपका उतना ही उधर बढ़ता है। जैसे यहाँ पर -3 कम रहा है तो ये प्लस में 3 बढ़ जाएगा, कितना में, तो 20 में आपका 3 कमा कितना, 17। अब परसेंट के लिए यही आपका आ गया 300/17, आंसर हो जाएगा 17.11/17%, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ये भी एक तरीका है जो थोड़ा उससे आसान है। नहीं तो जो बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वो 100% मानकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का सवाल देखते हैं। और आज का सवाल नंबर 37। अब यहाँ पर समझना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादक में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादक में बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, ये सवाल पूछा है। बोला कि ड्यू टू द फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीज बाय 35%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग पावर बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। अब ये पॉइंट जो है इसको समझिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। जैसे ये कहनी है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि आपका महीने में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें 2 कंडीशन है। एक आपका है कि काम करने वाले लोग, और दूसरा है कितने आवर काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है, ऐसा समझिए कि कोई कंपनी जो है, उस कंपनी में काम करने वाले मजदूर जो है मान लेते कि 12 है, ठीक है, 12 है। अब ये 12 लोग जो है 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और तब जाकर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी नंबर दे देते हैं, हम यहाँ पे देते हैं 96, कि वो जो है 96 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। 12 मजदूर जो है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके वो 96 प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये मजदूर की संख्या जो है कम जाएगा, अब जो है मजदूर 12 ना होकर अब मजदूर हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 होगा तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रोडक्ट अगर 96 ही रखना ही है, ठीक है,
तो जो पहले जो आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करता था, अब ये 8 घंटा न करके 9.6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, क्योंकि 9.6 में हम गुना करेंगे 10 से तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट से हम ये समझाने की कोशिश किए कि अगर प्रोडक्ट आपका सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर एक का वैल्यू घटता है दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सेम इसी तरह के सवाल जैसा ही भी, ठीक है, एक्स और वाई है, मान लीजिए अगर इसका प्रोडक्ट दोनों अगर होता, इसका प्रोडक्ट हम एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स वाई, और ये हमेशा कांस्टेंट होता, इसमें चेंज प्रोडक्ट में नहीं होता। तो अगर हम x का वैल्यू बढ़ाते तो y का वैल्यू मेरा कम हो जाता, अगर हम y का वैल्यू कम करते तो मेरा x का वैल्यू बढ़ जाता। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आते हैं और ऐसे और भी सवाल आते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आपको मिलेगा आगे कि एक परिवार के में क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण उसकी खपत में कितना % कमी करें कि उसका जो है मूल्य या उसका जो है खर्च ज्यों का त्यों रहे। ठीक है, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। बोलता गया कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण उसके खपत में हम कितना % कमी करें कि उसका मूल्य न बढ़े, ऐसा भी सवाल मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से बनेगा कि अगर कांस्टेंट टर्म है, अगर हमको उस पर खर्च नहीं बढ़ाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम चीनी का मूल्य अगर बढ़ जाता है तो उसकी खपत में हम कमी कर देंगे, और चीनी का मूल्य घट जाता है तो उसकी खपत में हम वृद्धि करेंगे, ताकि हमारा जो खर्च है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वो घटे बढ़े नहीं। तो यहाँ पर वही बोला है कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादक में 35% की कमी आ जाती है, 35% की कमी आ जाती है। तो मूल उत्पादक को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना % तक बढ़ाया जाना चाहिए। और ये सवाल पूछा आपका एसएससी सीपीओ का है और ये 2022 का सवाल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर आप बोलिएगा कि पहले जो मेरा प्रोडक्शन था, ठीक है, वो पहले प्रोडक्शन मेरा 100 था, बेसिक से सीखते हैं, लेकिन अब क्या है 35% मेरा कमी हो गया है। लेकिन अब क्या हो गया है कि 35% कमी मतलब कि ये हो गया हमारा 65%। पहले 100% था, अब हो गया ये 65%। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, आ जाएगा आपका 20-2500 और काटिएगा आपका 5 से, ये हो जाएगा 15, 13-25 65। ठीक है, मतलब कि पहले मेरा प्रोडक्शन 20 होता था, लेकिन अब प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 13 ही हो रहा है। ठीक है, अब इस 13 में हम कितना बढ़ा दें कि प्रोडक्शन मेरा फिर से 20 हो जाए। बोले सर 7 बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 7 बढ़ाइएगा तब जाकर प्रोडक्शन आपका फिर से 20 होना शुरू हो जाएगा। तो बोला कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत आप बढ़ाएंगे, तब बोलेंगे सर 7 बढ़ाने की बात किया था, और अगर हमको निकालना है वृद्धि प्रतिशत तो 7 बढ़ाएंगे % के लिए 100। और जैसा बताएं कि वृद्धि की तुलना किससे करना होता है, छोटा से, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 13, तो 13 लिखेंगे। ये हमारा हो गया 700/13। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि सर मेरा ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन जो है आपका पॉइंट में है, तो सिंपल सी बात, आप 700 को 13 से भाग दे लेंगे, 700 को 13 से भाग दीजिए, बोलिएगा सर 13×5 = 65, बचेगा आपका 10 में से 5 गया 5, 0 काटते हैं। ठीक है, फिर कटेगा आपका 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×3 = 39 कटेगा। यहाँ बचेगा आपका 11, लगाएंगे 0.0। अब देखिए 53 पॉइंट जा रहा है, तो 53 पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये 55.83 है, नहीं होगा, 58.35 नहीं है, 55.38 नहीं होगा, 53 पॉइंट समथिंग जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 53 पॉइंट समथिंग में किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, और हमारा सी आंसर हो जाएगा। एक तरीका आपका ये हो गया। अब वो तरीका भी सही बना सकते हैं जो हम बताते कल से आ रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या यहाँ से,
कि 35% की कमी आती है, 35% की कमी आई, तो अब 35% की कमी को 35% की कमी जो आई है इसको आप कैसे इंडिकेट कीजिएगा, तो लिखेंगे -35/100। अब इसको काटेंगे हम, 7×5 = 35 और ये 20×100, मतलब बोलिए कि सर आया मेरा -7/20। वही बात आया काट के कि सर मेरा पहले प्रोडक्शन 20 था लेकिन अब उसमें 7 कम गया, मतलब 13 हो गया। वही बात लिखिएगा कि पहले मेरा प्रोडक्शन होता था 20 लेकिन अब जो है वो 7 कम गया है, कितना हो गया है, 13 हो गया है। अब इस 13 को फिर से हमको 20 बनाना है, 13 को फिर से हमको क्या करना है, 20 बनाना है। तो बोलिए कि सर इसमें आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, कि 13 में 7 जोड़िएगा तभी 20 हो पाना संभव है। ठीक है, तो बोला कितना प्रतिशत हम बढ़ा दें, तो बढ़ा तो रहे हैं हम 7% के लिए 100, और वृद्धि प्रतिशत की तुलना हम लोग करते हैं छोटा से, क्योंकि अभी बताए कि वृद्धि प्रतिशत मतलब बड़ा हो गया तो बड़ा के साथ छोटा। ठीक है, अगर कमी परसेंट पूछता तो कमी परसेंट की तुलना करते हैं हम बड़ा से। ठीक है, तो इसमें जो भी होता आपका आंसर कितना आ जाएगा, 53/53.85। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट सारा कुछ। ठीक, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट कीजिएगा भाई साहब कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, अगले क्लास में हम उस पॉइंट का चर्चा फिर से रिपीट कर देंगे। घबराना नहीं है किसी को, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा वचन है कि हम सबको मैथ सिखाएंगे। जिसको नहीं भी आता है, जो डरता है, उन सबको मैथ सिखाने का जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल, और सवाल नंबर 38। अब यह बोला है कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। सिंपल सी बात है, 25% की कटौती का मतलब होता है कमी करना। तो आप बोलिएगा सर कमी करना, तो इंडिकेट करेंगे -25/100। काटिएगा इसको तो 25 चौके 100, आपका आएगा -1/4। -1/4 का मतलब है कि आपको 4 में 1 कम हो गया, मतलब कि पहले आपका जो मूल्य था वो 4 था, लेकिन अब जो उसका मूल्य हो गया है वो 1 कम हो गया, कितना हो गया है, 3 हो गया। ये आपका मूल्य आ गया। अब सवाल ये पूछा है कि उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितना प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। तो आप बोलिए सर पहले उसका मूल्य 4 था, अब उसका मूल्य कितना है, 3 है। हम 3 में कितना जोड़ेंगे कि उसका पहले जैसा मूल्य हो जाए, मतलब 3 में आप कितना जोड़िएगा कि उसका मूल्य जो है फिर से 4 हो जाए। तो आप बोलिए सर 1 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका सवाल प्रतिशत में पूछा है, तो हम बोलेंगे सर 1 बढ़ाने के लिए 1% के लिए 100, और वृद्धि करने का बोले कि वृद्धि प्रतिशत की तुलना जो होता है वो हमेशा छोटका से होता है। इसमें छोटका दिखाई दे रहा है 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 100/3 आपका आ जाएगा 33.1/3। अब वो कैसे है आप साइड में देखिए, 100 को दीजिएगा 3 से भागा, 3 तिहाई 9, फिर बचेगा 10, फिर 3 तिहाई 9, बचेगा आपका 1। ये आता है आपका पूर्णांक में तो 33, ऊपर में जाता है शेष फल तो 1, और नीचे जिससे भाग दे रहे हैं वो ये आ जाएगा 33.1/3% जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। और ये सवाल आपका SSC CHSL 2022 का है, पहला सवाल, शिफ्ट पहला में। अब इससे आसान तो मैथ होगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि इससे भी कुछ आसान मैथ हो। अब इससे आसान मैथ बस एक ही बचा हुआ है कि सवाल एग्जाम में आए और आपके बस ऐसे दे दे कि बताइए 2 में आप कितना जोड़िएगा कि आपको 5 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ भरने के लिए दे दे, जैसे आप LKG UKG में पढ़ते थे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ यहाँ पर जी 3 और आंसर मिल जाएगा 3। तो ये सब सवाल थोड़ा आपको भी मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि हम गारंटी लिए हैं कि मैथ सिखाएंगे तो हम मैथ घोर के पिला नहीं देंगे आपको।
कि हाँ मैथ का एक दवा आते हैं, हम सबको दवा देते हैं कि खा लीजिए आपका मैथ बन जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ मेहनत आपको भी करना है, आपको भी उस तमाम चीज़ को समझना है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप जब मैथ पढ़ने बैठें तो बिना कॉपी कलम के बैठें। जब भी मैथ पढ़ने बैठें तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठें, तभी समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा। क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं, आप उस पॉइंट को समझिएगा नहीं, तो फिर आगे कैसे समझिएगा मैथ को। इतना कम से कम करना है। जो बात हम बता रहे हैं वो उतना कीजिए, 10 दिन कीजिए। अगर 10 दिन में आपको आपके अंदर मैथ बनाने की वो सुधार नहीं होती है तो हम गारंटी देते हैं कि हम मैथ पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, 10 दिन मेरे साथ चलिए, 10 दिन कॉपी किताब लेकर बैठिए, जो पॉइंट हम बताए उसको नोट कीजिए, जो सवाल हम बता रहे हैं कम से कम उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, 10 दिन के बाद 11वां दिन अगर आप देखिएगा आप अपने कि हाँ अब हमसे मैथ जो हम बताएं वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और उसके बावजूद भी मैथ नहीं बन रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए सर आपसे मैथ नहीं बन रहा है, हम 11वां दिन वीडियो ही नहीं बनाएंगे, आएंगे ही नहीं बनाने पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब गारंटी ली है तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, तब ना हो पाएगा। अब हम अकेला क्या ही कर सकते हैं बताइए। जब तक आप अपने अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं जागी, उसको इच्छा शक्ति नहीं लाए कि ना हमको भी मैथ पढ़ना है, हमसे भी मैथ बन सकता है, तो बिना इच्छा शक्ति के तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हम जब आपको बोले हैं, जिस पॉइंट की चर्चा किए हैं, और हम ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत टफ मेथड बता रहे हैं। ठीक है, इतना टफ कि समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक पॉइंट है। जिनका डायरेक्ट जो 5वां क्लास देखने आए हैं वो कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे सीरीज में देखें, कंटिन्यूटी के साथ देखें, तभी संभव है सीख पाना। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं कि हाँ 2 दिन सोए रहेंगे, तीसरा दिन जागेंगे, एगो वीडियो देख लेंगे, फिर 2 दिन आराम। ठीक है, फिर किसी दिन उठेंगे 2-3 को वीडियो देख लेंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आपको डेली उसके लिए समय निकालना है कि नहीं भाई हमको मैथ पढ़ना है, और डेली आपका वीडियो जो है 12:12 पर छूटता है। 12:12 पे डेली वीडियो अपलोड हो जाता है मैथ का। तो अगर आप टाइमिंग निकाल लीजिए, अब 12 बजे तो कोई ऐसा नहीं कि सुबह में किसी का कोचिंग होता है, शाम में कहीं खेलने जाते होंगे, लेकिन दोपहर का समय तो खाना खा के आराम ही करते हैं। जब वो आप आराम कर रहे हैं उसी समय पढ़ लीजिए 1 घंटा, क्या जाता है, घर में ही रहते हैं, सबके पास फ़ोन है, सबके पास वो अनिल अंबानी का जियो है, 2 GB डाटा, उसके साथ क्या है 5G अनलिमिटेड है। तो अपना समय रील्स में बर्बाद करने से अच्छा है कि 1 घंटा आप हमारे साथ रहिए। 12:12 में जब वीडियो अपलोड होता है तो 12:12 से लेकर 1 बजे तक या 1:15 मतलब 1:15 तक आप हमारे साथ रहिए। और इतना में भी हम नहीं सिखा पाए तो हमारी गलती कि हम आपको सिखा नहीं पाए, हम आपके साथ झूठा कमेंट किए, कमिटमेंट किए आपके साथ। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, सबको ईमानदारी के साथ लगना है, ईमानदारी के साथ बनाना है, तभी सुधार हो पाएगा, अन्यथा सुधार की कोई चांस नहीं है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप भी देख रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना जा रहा है, कंपटीशन कितना टाइट है। आप अपने आसपास के बच्चों से देख पा रहे होंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे पूछिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपसे थोड़ा अच्छे उनसे पूछिए कितना दिक्कत होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, कितना मेहनत करने पड़ती है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, नहीं, आप 2 ही घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। आपसे हम नहीं बोल रहे कि आप एकदम 10 घंटा हमको दीजिए, 8 घंटा हमको दीजिए तभी कुछ हो पाएगा, नहीं, वो हवाई की बात नहीं। आप 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन वो डेली पढ़िए। कम से कम उतना पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, आपके अंदर वो हैबिट आ जाएगा, आदत बन जाएगी पढ़ने का, ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, चीज़ों को समझने लगिएगा,
बनाने लगिएगा, कॉपी में उतारने लगिएगा, सुधार होगा। लेकिन कम से कम उतना कीजिए। ऐसे नहीं कि हम आपके सामने आ गए और हवा हवाई में बोल दें कि आपको सिलेक्शन लेना है तो 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नींद खाना पानी सब छोड़ना पड़ेगा। वैसे नहीं है, अब ऐसा होता भी नहीं है। आपके इच्छानुसार आपको जितना समय मिलता है अपने पढ़ाई के लिए, 3 घंटा 2 घंटा, ठीक है, जब समय मिलता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात का हो, उसके लिए निकालिए। लेकिन हाँ, लगातार रहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 5-5 घंटा पढ़ लिए या तीसरा दिन आराम कर रहे हैं। दोस्त फोन आ गया कि चलो खेलने चलते हैं, चलो पार्टी में चलते हैं, चलो उधर चाय पी लेते हैं, दोस्त के साथ चले गए। ठीक है, वैसा भी नहीं करना है। आइए सवाल नंबर 39, शायद 38 हो गया, हाँ 38 तो अभी बताए। आइए 39 पे सवाल है, बोला है, देखिए आया क्वेश्चन कि यदि चावल की कीमत में 20% वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। और ये निकालना दशमलव के बाद एक स्थान तक निकालना है। और ये आपका सवाल CHSL का है, 2022 का है। अभी बताए थे स्टार्टिंग में ही कि ये पॉइंट को समझाने की कोशिश किए थे कि जब आपका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में अगर एक का वैल्यू आपका बढ़ेगा, दूसरा का वैल्यू उतना ही % कम होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि चावल की कीमत बढ़ गया 20%, तो उसकी खपत में हमको कमी करना पड़ेगा, तब ना उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि वर्तमान में चीनी का जो या चावल का जो मूल्य मानते हैं, समझिएगा, चावल का जो मूल्य मानते हैं वो किसी चावल का मूल्य जो है 40 रुपये पर केजी है, 40 रुपये पर केजी। अब एक परिवार का होता क्या है कि एक परिवार जो है महीने में चावल पर जो खर्च किया, चावल पर जो खर्च करता है वो खर्च करना चाहता है 200 रुपये, कि हम चावल पर 200 रुपया ही खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, ना इसे कम करेंगे। तो आप बोलिए सर 40 के हिसाब से अगर 200 रुपया खर्च करता है तो कितना केजी चावल खरीदा? तो चावल खरीदा होगा सर 5 केजी, तब ना अगर 40 बचे 200 रुपये। अब हम क्या बोले कि अगर उसका जो खर्च हो वो कांस्टेंट है, चावल का वैल्यू कम है या चावल का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, खर्च पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे रियलाइज़ कीजिए कि अगर अभी जो है चावल का वैल्यू जो था वो 40 था, बाद में क्या होगा कि नया जो वैल्यू हो जाएगा वो नया वैल्यू मेरा 40 के बदले 50 रुपये पर केजी हो जाएगा, 50 रुपये पर केजी हो जाए। लेकिन अभी कंडीशन क्या था कि उसका सर खर्च ज्यों का त्यों ही रखना है, मतलब जितना पहले खर्च करता था चावल पे अभी भी उसको उतना ही खर्च करना है। तब आप बोलिएगा कि अगर सर चावल का दाम 40 से 50 रुपये पर केजी हो जाएगा तो जिस परिवार में पहले चावल का खपत जो होता था, यहाँ पर खपत लिखते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए, जहाँ चावल का खपत पहले 5 केजी होता था, अब वो परिवार चावल का खपत सिर्फ 4 केजी ही कर पाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, खर्च करना क्या है, 200 रुपया ही है। तो 50 के भाव से खर्च चावल अगर रहेगा तो 4 केजी खरीदेगा। तो अब यहाँ बताइए कि दाम अगर हम बढ़ाते हैं तो खपत मेरा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दाम हमारा कम होता, जैसे 40 के बदले 20 केजी चावल 20 रुपये पर केजी हो जाता, ठीक है, अगर 40 रुपये पर केजी की जगह चावल का मूल्य जो है वो 20 रुपये पर केजी हुआ था, तब जहाँ पर हम लोग 5 केजी खरीद रहे हैं वहाँ पर 10 केजी खरीदते हैं, क्योंकि 200 रुपया में 20 के हिसाब से 10 केजी चावल आता है। आपको हम बस यही सिखाना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में जब प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा कांस्टेंट था, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर एक का वैल्यू आप बढ़ाइएगा तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिक आपका कम करना पड़ेगा, और एक पहला का वैल्यू कम करेंगे तो दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे पर क्या है, रेसिप्रोकल है। एक का वैल्यू बढ़ेगा दूसरा मेरे भाई कम हो जाएगा, एक का वैल्यू कमेगा दूसरा ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर
छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब उस सवाल को देखिए, इजिली बढ़ा लीजिएगा। अब बोलिए कि सर चावल का जो कीमत था वो 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया इसका मतलब क्या था कि ऐसा समझाते हैं पहले और अब, कि पहले चावल का मूल्य 100 था, अब हो गया है 120, ठीक है। अब अगर हम इसका निकालेंगे रेशियो तो काटिएगा 0 से 0, 5 दूना 10, 6 दूना 12, आपका आया अनुपात 5:6। अब क्या बोला कि उसके खपत में कितना कम करें, तो आप यही बताइएगा कि पहले 5 था, अब कितना हो गया है 6, तो 6 में आप कितना कम कीजिएगा, ठीक है, कि 5 हो जाए। तो बोले सर 1 कम करेंगे, ठीक है। आपको निकालना है कमी प्रतिशत कि कितना प्रतिशत हमको कम करना है। बोले सर 1 कम किए, प्रतिशत के लिए कितना हो गया 100। अब बताइए कमी परसेंट की तुलना हम किससे करेंगे, बताइए। कमी परसेंट की तुलना करेंगे बड़ा वाला से, सिखाते आ रहे हैं। ये दोनों में बड़ा कौन है 6, तो 6 लिखेंगे। काटिएगा, आपका 3 से कटेगा, ये कटेगा आपका 50 से कटेगा, आपका आया 50/3। 50/3 का निकालेगा प्रतिशत तो कितना आ जाएगा 18 तिहाई 54, बड़ा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 16 तिया 48, ये उसके आसपास में जा रहा है, 12 तिहाई 36, 14 तिया 42, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 16.7%। अब कैसे आया ये भी देख लीजिए। आप 50 को 3 से दीजिएगा भागा, तो बोले सर 3 एकम 3, बचे आपका 20, 3 छक्के 18, फिर बचेगा आपका 2, फिर आएगा 20, पॉइंट देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर ये 3 छक्के 18, और ये कटेगा नहीं, 6 कंटिन्यू चलते रहे। तो आप लोग पढ़े हैं कि 6 कंटिन्यू आ रहा है, तो हम इसको कितना बोल देंगे 16.7, ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, जो अभी स्टार्टर है उनके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब बात है इसका एक और तरीका है, जैसे हम पहले भी बताए, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन खैर इसको फिर से बता दे रहे हैं। जैसे आप यही बोले कि सर 20% का वृद्धि है, तो 20% का वृद्धि को आप बोले कि सर 20%, 20/100, प्लस इंडिकेट कर रहा है वृद्धि को, मतलब वो ज़्यादा है। काटिएगा आप यहाँ से तो 20 एकम 20, 20/100, आपका आया प्लस में 1/6, 1/5, 1/5, मतलब कि पहले मेरा 5 था और अब जो हो गया है वो कितना हो गया, 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया है 6 हो गया। ये भी वही रेशियो आया, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कमी कितना, कमी परसेंट बोलिएगा तो 1 × 100/6 आपका आ जाएगा 16.7%। एक तरीका ये हो गया। अब हम एक तरीका और बता रहे हैं, और उसका चर्चा हम पिछले क्लास में भी किए हैं, ठीक है। उसमें क्या बोले कि सर जितना वृद्धि होगा उतना ही कमी भी होता है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर वृद्धि हो रहा है प्लस 20/100, मतलब कि बोलिए सर 1/5, इतना कमी होगा तो माइनस में 1, और कितना 5 में 1 बढ़ जाएगा तो 6, आप प्रतिशत के लिए 16.7%। तो आपको जिस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, आप उस तरीके से बनाइए, आंसर लाइए। किसी भी कुछ तरीके से आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा आंसर तक, ठीक है। और हमारा उद्देश्य बस यही आपको मैथ सिखाना है, कुछ वैसे तरीके से सिखाना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम है। ये तो ऐसे तो बहुत सारा तरीका है, XYZ मान के बना सकते हैं, लेकिन वो सब समय लगता है बनाने में, ठीक है। चलिए आते हैं आज का सवाल नंबर 40। ये क्या बोला है कि यदि पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि की जाती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में
कितना परसेंट कमी करना चाहिए यदि पेट्रोल को होने वाला खर्च क्या हो, अपरिवर्तित, मतलब खर्च ना बढ़े। सिर्फ 28% बढ़ाया है, 28 बटे लिखेंगे 100, काटेगा तो 7 चौके 28 और 25 चौके 100, आपका आया प्लस में 7 बटे 25। इतना ही कमी होगा, लिखेंगे -7। माइनस इंडिकेट कर रहे हैं मतलब कि वो कमी हो रहा है, ठीक है। अब प्लस इंडिकेट कर रहे हैं वो वृद्धि है। 25 में 7 बढ़ गया तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32, और प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से 100 से गुना। काटिए, काटना चाहते हैं तो ये काटेंगे 4 से तो 4 8 32, ये कटेगा 25 से तो 25 चौके 100, और नहीं कटेगा तो 25 7 कितना होता है आपका 175, 175 भागे 8। अब इसमें देखिए कितना आने वाला है, ठीक है। 175 को दीजिए 8 से भागा, 175 को देंगे 8 से भागा तो 8 दूनी 16, 1 5, 8 एकम 8, 7 दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो 0, 8 8 64, फिर बचेगा आपका यहाँ पर 6 और 8 7 56, आपका आएगा यहाँ पर 4। सवाल बोला कि 2 दशमलव स्थानों तक ही सही है, 21.87, 21.87 आगे भी जाने वाला था ना ये। अब लाएंगे 0 तो आपके जाएगा आगे में 7 के बाद 8 बचे 40, ठीक है। तो इसका जो लगभग आंसर आएगा 21.88%। ऑप्शन में यही है 21.88। एक्यूरेट आंसर 21.875, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं इसके अगला सवाल पे, सवाल नंबर 41। अब ये सवाल देखिए, अब यहाँ से एक पॉइंट आपका चेंज होता है, ठीक है। अब आपको समझना है कि मैथमेटिकल फिगर में 1D 2D 3D वो क्या होता है, उसके अगर लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई या भुजा में या त्रिज्या में जब वृद्धि कर दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में, उसके परिमाप में, उसके आयतन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उस तरह के सवाल आपको सेट में भी मिलते हैं और वैसे सवाल आपका एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो पहले समझना कि सर 1D क्या होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये पूरे बात को समझना है कि ये पूरे कैसे है। आपके बस सिंपल बात बताते हैं कि अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो 1 डायमेंशन उसको बोला जाता है जिसमें सिर्फ एक लाइन हो, रेखा, ठीक है। रेखा, जितने भी रेखा है या जितने भी लाइन है वो सभी किस में आ जाएंगे, आपका 1D में। जैसे आपका आता है लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ, ऊंचाई, हाइट, और आपका आता है त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस, और आपका आ जाएगा आपका परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है, और आ सकता है आपका परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो वैसे तमाम आपका लाइन जो सिंगल लाइन से बना हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन हो, उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एक रेखा बनाए, ये क्या है आपका 1D। अगर हम ये से बनाएं, इसका जो परिमाप है, ये परिमाप की जिसकी मैं बात की, ये परिमाप जो है ये आपका 1D है,
या आप ऐसा देख सकते हैं कि यूनिट से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट से कैसे पकड़ेंगे? कि जिसमें सिर्फ मीटर हो, सेंटीमीटर हो, ऐसे कुछ लगा हो, ठीक है, वो 1D में आते हैं। अगर हम बात करते हैं 2D, 2 डायमेंशन, ठीक है, तो वैसा फिगर जिसमें 2 आपका रेखा मिला हो, जैसे अब बात करते हैं क्षेत्रफल का, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल में जैसे अगर बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ आ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा गुने भुजा, 2 वर्ग 2 भुजा आ रहा है, 2 लाइन। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं, तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार आ रहा है, उसके साथ ऊंचाई आ रहा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, आर भी उसको 2 बार काउंट किया गया, आर इंटू आर, ठीक है, आर गुना आर। तो हमारा कहना यह है कि जिसमें आपका दो रेखा का इस्तेमाल किया जाए, वो तमाम चीज किस में आएगा? आपका डायमेंशन 2D डायमेंशन में आएगा, या आप यूनिट से जैसे आपका बोल सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल को आप देखिएगा तो इसका इकाई जो रहेगा, इकाई यूनिट जो बात करते हैं, वो जो रहेगा हमेशा मीटर स्क्वायर में रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, इस तरह के वो स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा। तो समझिए कि वो एरिया दे रखा है किसी न किसी का। ठीक है, अगर हम बात करें 3D का, 3 डायमेंशन, तो इसमें मेनली हमारा आयतन आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये हमारा एरिया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम क्या होता है? इसमें 3 रेखा का इस्तेमाल किया जाए। जिसकी अगर बात करते हैं घन, मतलब जिसको क्यूब है, तो क्यूब का अगर देखिएगा वॉल्यूम में आपको कहता है ए क्यूब, मतलब ए को ही हम 3 बार यूज करें, उसका भुजा को भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। और हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में आपका आता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। उसमें हम लंबाई, चौड़ाई और उसका ऊंचाई का बात करें, इसमें 3 बात ली, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। मतलब कि जितने भी 3D फिगर हैं, जैसे आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, पिरामिड, ये सब किस में आता है? 3D फिगर में, जिसमें आपका 3 डायमेंशन का इस्तेमाल या 3 रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मेनली यूनिट जो रहेगा आपका, यूनिट जो रहेगा वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसके फॉर्मेट में ही रहता है। तो आप यूनिट से देखिए, मीटर में दिया हुआ है तो वो लाइन्स है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो वो आयतन है। अब समझना क्या है कि आपका इसमें कौन कौन सा फिगर आता है। जैसे कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, चाहे वो क्षेत्रफल हो घन, ये वर्ग का हो, आयत का हो, त्रिभुज का हो, वृत्त का हो, ठीक है, तब क्या होगा उसमें, तो इसके लिए अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको, देखिए अगर लाइन्स रहेगा, सिंपल सी बात, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, परिमाप हो, परिधि हो, तो जितना लाइन्स में जितना % हम वृद्धि करेंगे, सेम प्रतिशत वृद्धि इधर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर फिगर आपका 1D के फॉर्मेट में रहेगा तब, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका विकर्ण भी आता है, अगला सवाल दिख रहा है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। मान लीजिए कि आपका ये कोई शेप है, इस शेप में आपका ये जो लाइन है ये ही विकर्ण है। आप बताइए कि ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये हमारी सीधी रेखा है,
इस रेखा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। इस रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अब आप देखिए ये 1D है कि 2D है कि 3D है। तो आप बोलिए कि सर आप ही बताएं कि रेखा जो भी होता है 1D होता है, तो ये जो हमारा विकर्ण भी जो आएगा ये 1D ही रहेगा, 1 डायमेंशन। ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जब 1 डायमेंशन में वृद्धि करेगा, ठीक है, तो उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या हो, परिमाप हो, परिधि हो, विकर्ण हो, सब में उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा जितने कि उसकी रेखा में किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बात रहेगा क्षेत्रफल का, जब बात रहेगा आयतन का, तब वहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे चेंज करना है, आपको प्रतिशत निकालना है, उसका भी हम एक बेहतरीन तरीका लेके आ रहे हैं और बताएंगे अभी थोड़ा देर में। ठीक है। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। चलिए, जिनको छापना है स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको छापना है छाप लीजिए जल्दी से। चलिए, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल ये बोला है आपसे कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स डायगोनल। ठीक है। अभी बताएं कि ये देखिए परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप कैसे में आता है, 1D में आता है। विकर्ण किस में होता है, 1D में होता है। ठीक है, 1D ही है क्योंकि परिमाप तो एक लाइन को जोड़ना है, इसी को परिमाप बोलते हैं। विकर्ण क्या है, तो इसकी भुजा बीच बीच से गया है ना, दो कोनों को मिलाने वाले को विकर्ण बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है, 1D। अभी क्या सिखाएं कि वो ज्यों का त्यों रहता है, मतलब कि जितना % भुजा में वृद्धि होगा या जितना % भुजाओं में कमी होगा, ठीक है, उतना ही प्रतिशत कमी या वृद्धि 1D में कहलाएगा। जैसे अगर बोल रहे हैं कि भुजा में मेरा 10% वृद्धि हुआ, भुजा जो है वो 10% हमारा बढ़ गया है, तो उसका जो परिमाप है, परिमाप में भी 10% का ही वृद्धि होगा और उसका जो विकर्ण है उस विकर्ण में भी 10% का ही वृद्धि होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों का 10%। अब इसका प्रूफ देते हैं हम आप लोग को। जैसे देखिए, इसे मान लीजिए आपका कि एक हम लेते हैं वर्ग, ये ले लिए वर्ग। इस वर्ग का जो हम भुजा मानते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं, 100 मान लीजिए। इसका साइड हो गया 100। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इसके भुजा में हम 10% बढ़ा दें, तो मेरा जो नया वर्ग बन जाएगा वो हो जाएगा 110 का। कितने का, 110 का। अब अगर हमको निकालना हो परिमाप, तो परिमाप होता क्या है, तो परिमाप होता है सर 4 गुना भुजा। तो बोलेंगे सर इसमें हो गया 4 गुना 100, ये हो गया हमारा 400। अगर हम इसका परिमाप निकालें कि सर इसमें परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप होता है इसका भी 4 गुना भुजा, लिखेंगे 4 गुना 110, ये हो गया हमारा 440। अब बोला कि परिमाप मेरा कितना बढ़ गया, तो मेरा पहले परिमाप था 400, अब मेरा परिमाप हो गया है 440, तो कितना बढ़ गया है, यहाँ पर वृद्धि बोलिए सर, वृद्धि हुआ है हमारा 40 का। ठीक है। अब हमको निकालना है वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, तो बोलेंगे सर 40% के लिए 100, और वृद्धि की तुलना छोटा था तो छोटा कोण यहाँ पर 400, तो 400 लिखिएगा, काटिएगा आप यहाँ से, कितना आया 10%। अब यही तो हम समझा रहे थे उतना देर।
कि जब आपका एक डायमेंशन मतलब 1D रहेगा, ठीक है, तो 1 डायमेंशन वाले फिगर में आपका जितना भुजाओं में वृद्धि होगा या जितना त्रिभुज के लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि करेगा, उतना ही वृद्धि उसके 1 डायमेंशन में भी हो जाएगा, चाहे वो परिमाप हो चाहे वो विकर्ण हो, उस सब में हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके यहाँ प्रूफ दिख लिया। अगर हम बात करते हैं विकर्ण का, विकर्ण का भी आते हैं। जैसे मान लें कि एक मेरा वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण, इसमें भुजा लिए थे हम 100, तो विकर्ण होता है क्या, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, √2a लिखेंगे यहाँ पर √2 गुना 100, आपका आ गया 100√2। ठीक है, अब क्या बोला है कि विकर्ण जो मेरा 10% भुजा जो है मेरा 10% बढ़ गया, तो अब मेरा जो भुजा जो पहले 100 था, अब भुजा मेरा हो गया है 110, 10% बढ़ा है। इसका अगर निकालेंगे विकर्ण तो लिखेंगे √2a फॉर्मूला, √2 गुना 110, बोलेंगे 110 √2। अब बोले कि पहले जो मेरा विकर्ण था वो था 100√2, यहाँ विकर्ण लिख भी दे रहे हैं भाई, यहाँ पर भी विकर्ण लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो विकर्ण है वो है आपका 110√2, तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर वृद्धि जो हमारा हो गया है वो हो गया है 10√2। अगर हम निकालें वृद्धि प्रतिशत तो बोलेंगे सर 10√2 प्रतिशत के लिए 100, और वृद्धि परसेंट की तुलना छोटका से, तो छोटका कौन है क्रम है 100√2, लिखेंगे 100√2। अब √2 से √2 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट आया 10%। ठीक है, तो एक तरीका हो गया। हम ये सिर्फ प्रूफ किए आपको कि हम जो बात बताएं वो बात मेरा पूरी तरह से सत्य है, कहीं पर उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब एक डायमेंशन जब रहेगा तो उसमें जितना परसेंट वृद्धि करेगा उतना ही परसेंट एक डायमेंशन में होगा, ज्यों का त्यों। जैसे इसमें वृद्धि किया है 10%, इसके परिमाप में भी 10% वृद्धि होगा, विकर्ण में भी 10% का ही वृद्धि होगा। ठीक है, ऐसा सवाल आए तो एकदम बेहिचक आप उतना बना के आइए, आंसर मार के, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आपका 2D पूछेगा, जैसे ये सवाल में पूछ देता आपसे, यही सवाल देता और इस सवाल में हम आपसे पूछ देते हैं कि उसके परिमाप ना बोल के हम बोलते हैं क्या इसमें कि बताइए उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में बोलते कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो जब बात हमारा क्षेत्रफल का आ जाता तो हमको पता कि क्षेत्रफल होता है 2D, 2 डायमेंशन का होता है। तो क्षेत्रफल में करते क्या कि सर अगर भुजा मेरा पहले 10 था, ठीक है, सॉरी 10% बढ़ गया, तो पहले मेरा भुजा 100 था, लेकिन अब जो भुजा हो गया है नया वाला, ये पहले और ये नया न्यू, ये जो हो गया ये 110 हो गया है। तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सर क्षेत्रफल में हम भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से लिखना पड़ता है कि फिर से मेरा 100 था, फिर 100, ये 10 हो गया। अगर चाहते हैं आप तो यहाँ से काट के रेशियो निकालते, तो रेशियो काटते 0 से 0, ये 0 से 0, ये होता 10 दही 100, और ये होता 11 11 121। देखिए पहले मेरा क्षेत्रफल 100 होता था, अब मेरा नया क्षेत्रफल कितना हो गया 121, तो ये कितना बढ़ गया, तो 21 बढ़ गया। प्रतिशत के लिए 100। अब वृद्धि परसेंट की तुलना किससे करते हैं, छोटका से, छोटका कौन इसमें होता है 100।
100 से 100 कैंसिल, कितना आंसर आता है इसमें? 21%। ठीक है। अगर इसमें हम आयत ले लेते, जैसे बोलते क्वेश्चन में क्या, कि यदि किसी आयत में, क्वेश्चन ले रहे अपना मन से, कि यदि किसी आयत में, यदि किसी आयत के लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में अच्छा, यहाँ पर ब्रेथ भी करते रहे, यहाँ पर निकले लंबाई, ठीक है, चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर, और बात करते हैं लेंथ और ब्रेथ, ये बात करते हैं पहले का और बात करते हैं अब का। तो लेंथ पहले 10% बढ़ा, तो पहले मानते हैं लेंथ 100 था, अब 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। ब्रेथ की बात किया जाए तो ब्रेथ भी 20% बढ़ गया है, तो पहले मेरा ब्रेथ भी 100 था, अब ये हमारा 120 हो गया। अगर हम बात करते हैं हम एरिया, क्षेत्रफल जिसको बात करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर आप रेशियो निकालते हैं कि गुना करने में थोड़ा सुविधाजनक हो जाए, आसान हो जाए, तो काटेगा यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, और कटेगा आपका, तो ये कटेगा आपका सर 5 दूना 10, और कटेगा ये 6 दूना 12। अब होगी, और भी काट सकते हैं आप, ये कटेगा और भी, तो ये 5 दूना 10, और कटेगा ये 3 दूना के 6। अब हो गया 5 पचे 25 और 11 दिया 33। तब मेरा पहले मेरा एरिया 25 था, लेकिन अब नया एरिया हो गया हमारा 33 हो गया है। तो कितना वृद्धि हुआ? तो सर बोलिए कि सर वृद्धि हो गया हमारा 8 का। हमको निकालना है वृद्धि प्रतिशत, तो बोलेंगे 8% के लिए 100। वृद्धि की तुलना किससे करेंगे? छुटका। छुटका कौन है आपका? 25। 25 चौके 100, ये हो जाएगा 8 चौके 32%। ठीक है। अगर जिन बच्चों ने इसको समझ लिया, ठीक है, उसके लिए एक तरीका और भी है कि आप यहीं पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। बताएं तो पहले भी थे कि जो हमारा 10% वृद्धि था, इसको मिटाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को अच्छे से कमांड हो गया है कि हाँ प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो तुरंत कर लेंगे यहाँ पे फटाफट कि सर 10% जो बोला है वृद्धि को करने के लिए, लिखेंगे प्लस 10/100, यही काट लेंगे प्लस 1/10। 20% वृद्धि बोला है तो इसको तोड़ेंगे 20/100, काट लेंगे प्लस में 1/5। अब बस यही कर लेंगे कि पहले मेरा लेंथ जो था वो 10 था, अब हो गया हमारा 11। पहले मेरा ब्रेथ जो था वो 5 था, अब 5 में 1 बढ़ गया, ये हो गया है 6। अब फिर भी अगर कटेगा तो काट सकते हैं आप, जैसे कटेगा 3, फिर कट गया 5, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 33। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जैसे सुविधाजनक लगे, ठीक है, जैसे सुविधाजनक लगे आप उसके अनुसार आप बना लीजिए, ताकि आपका ऐसे न लगे कि आपसे मैथ ना बनता हो और आपसे मैथ ना बन पाएगा। ठीक है। उसकी गारंटी हम लेते हैं कि आप भी अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी मैथ समझ में आने लगेगा, मैथ आप भी सीख जाइएगा। ठीक है। बस ज़रूरत है आपको धैर्य बना के हमारे साथ जुड़े रहने का, बाकी जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है। आप इस तरीके से बनाएंगे तब भी आपको कितना परसेंट आ जाएगा? वही 32%। ठीक है। खैर ये तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिए इसमें। इसका आंसर कितना था? 10%। 10%। आइए सवाल नंबर 42। फिर वही बात बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी परिधि में कितना अधिक? परिधि क्या है? 1 डायमेंशन है। अभी समझाएं कि जब 1 डायमेंशन रहेगा आपका कोई भी चीज़, तो
तो जितना परसेंट वृद्धि या कमी करेगा उतना ही परसेंट आपका वृद्धि या कमी होगा। तो 20% वृद्धि था, 20% वृद्धि यहाँ पर भी हो जाएगी। आइए सवाल नंबर 43, देखिए यदि एक घन के प्रत्येक भुजा में की कमी की जाए, अच्छा यहाँ ऑप्शन गलत है, 12%। If each side of a cube is decreased by 12%, then the percentage decrease in its surface area। देखिए अब यहाँ पर एरिया आया, ठीक है, तो एरिया में आपको हम 2 बार लिखना पड़ता है, घन है ना, घन का, तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए 2 बार यूज करते हैं, 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो आप बोलिए सर जब भी है तो उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है, घन दिया है तो उसको 2 बार यूज करेंगे। 12% की कमी किया है तो बोलिए -12/100, काटिएगा आप इसको तो कटेगा 3 चौके 12, 25 चौके 100, मतलब -3/25। मतलब पहले मेरा आपका जो था वो 25 था, अब जो हो गया है वो 3 कम गया है, मतलब 22 हो गया है, ठीक है। ये भुजा था, पहले भुजा आपका 25 था, अब भुजा हमारा 22 हो गया है। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से क्या है कि इस पर घन है ना, आपका घन है, तो घन के चारों साइड, तीनों साइड आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है, बराबर बराबर। तो एरिया में आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो फिर से 25 लिखेंगे, फिर से 22 लिखेंगे। अब अगर काटना चाहते तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 25 गुना 25 कितना, 625, और 22 गुना 22 कितना होता है, 2 दूनी 4, कितना 484। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी हो गया, तो आप देखिएगा कमी आपको दिखेगा यहाँ से, 5 से गया है 4 तो 1, 12 से गया है 8 तो 4, और 5 से गया है 4 तो 1, ठीक है, 141। अब हमको निकालना है कमी प्रतिशत, बोलेंगे 141% के लिए 100। अब कमी की तुलना किससे करते हैं, बड़ा वाला से, तो बड़ा कौन इसमें 625, काटेगा तो 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में, और काटेंगे देखिए यहाँ पे 4 4 चौके 16 और 4 1 5, 564/25, ठीक है, 564/25। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, या एक तरीका और भी है कि सर 25 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 100 बन जाएगा, इसमें गुना कर देंगे हम, तो 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 6 चौके 24 1 25 की 5 हाथ में 2, और 5 चौके 20 और 2 22। अब 100 से भागा देना इसी है, क्या बोल देंगे हम यहाँ पर 22.56। आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। या नॉर्मल भाग विधि से, मतलब कि 564 को आप 25 से, ऐसे नॉर्मल भाग विधि से भी आंसर निकाल के 22.56 पर आ सकते हैं, ठीक है। या स्मार्ट तरीका क्या है कि आप देखिए कि नीचे 100 से 10 से भाग देना इजी होता है, तो हम 25 में 4 से गुना कर दिए ताकि 25 चौके 100 हो जाए, और ऊपर भी 4 से गुना कर दिए, आगे आपका 22.56, 2256, और उसको 100 से भागा दिए तो आंसर कितना आया, 22.56, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 44। देखिए अब क्या बोला है, आयत की लंबाई 12% बढ़ गया, चौड़ाई 8% कम है, तो क्षेत्रफल का शुद्ध प्रभाव, सेम तरीका, ठीक है। पहले मेरा था लेंथ, और अब ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। 12% बढ़ा तो 12% वृद्धि को आप बोलिएगा सर +12/100, तो ये 3 चौके 12, 25 चौके 100, आपका आया +3/25। 8% कमी को बोलिएगा -8/100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, -2/25। मतलब कि पहले मेरा जो था लेंथ जो था वो 25 था, अब जो लेंथ है वो 3 बढ़ गया है, 28 हो गया है। पहले जो मेरा ब्रेथ था वो 25 था, अब 2 कम गया है, 23 हो गया है। अब बताना है आपसे कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आपका जो क्षेत्रफल होता है,
क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो 25 गुना 25, फिर से ये 625 और 28 गुना 23, 28 को 23 से गुना कर लीजिए। 8 तिया 24 कि 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 कि 6 हाथ में 2 दूनी 4 1 5, आपका आ जाए 4 814 और ये हो गया 5 1 6, 644। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहले मेरा क्षेत्रफल 625 था, अब लेकिन क्षेत्रफल जो है आपका 644 हो गया है। तो कितना वृद्धि हो गया? तो बोलेंगे सर 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 3 में से 2 गया तो 1, 19 का वृद्धि होगा। अगर हमको निकालना है वृद्धि प्रतिशत 19% के लिए 100, वृद्धि की तुलना किससे करते हैं? छोटा सा। तो छोटा कौन है हमारा? 625। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। ऑप्शन देखा है इंक्रीज बाय 3.04%, इंक्रीज बाय 2.6% और देख रहा है आपका डिक्रीज बाय 3.04, डिक्रीज। तो डिक्रीज तो होगा नहीं, वृद्धि हो रहा है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर 625 काटते हैं, 25 चौके 100, 25 25 से 625। ठीक है, 19 चौक 76 बटे 25, तो 25 तिया 75, मतलब जा रहा है 3.04%। ठीक है, 3.04%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कैलकुलेशन जो है समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। हम बताए थे पहले भी कि जब पेरीमीटर में सिंगल लाइन रहेगा, मतलब 1D रहेगा तो जो कहते हो, 2D रहेगा तो उसको गुना करके लिखेंगे, और 3D आएगा तो 3D में भी गुना करेंगे, लेकिन 3 बार, लेंथ ब्रेथ और हाइट का। ठीक है, आते हैं अगले सवाल, और ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं और ये सवाल आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया। लंबाई 8% बढ़ाया गया है और चौड़ाई 10% जो है सो घटाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, इसको क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू बी इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। तो लेंथ को इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को डिक्रीज किया गया बाय 8% और 10%। व्हाट द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस एरिया? बोला क्या है कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि, दोनों लिखना है, कमी या वृद्धि होगा। ठीक है, इंग्लिश वाला में, हिंदी वाला में कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश में ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा, ये आपको बनाना है और बना के आपको कमेंट करना है। अगले क्लास में हम फिर यहीं से शुरू करेंगे, और जिनका बन जाएगा तो जो भी ऑप्शन है ABCD करके क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ABCD करके आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। और फिर से हम बोलना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट ज़रूर वहाँ पर दें। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।